हेलो दोस्तों। आज आप राजीव प्रकाशन कक्षा 9 के प्रश्नावली 6.2 के अंतिम भाग में प्रश्न संख्या 12 से लेकर 15 तक के प्रश्नों का हल देखेंगे। तबीयत खराब होने की वजह से वीडियोस अपलोड करने में देरी हो रही है और जैसे ही मेरी तबीयत थोड़ी सही होती है तो मैं वीडियोस रेगुलर अपलोड करना शुरू कर दूंगा। आपको मेरी आवाज़ से भी पता चलता होगा कि तबीयत डाउन है। तो 12वां प्रश्न देखते हैं। दी गई चित्र में यदि L समांतर M है तब x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर L समांतर M दिया है, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसे हल करने का मेरे पास 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड में हमें रचना करनी पड़ेगी, जैसा कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस में भी करते आ रहे हैं कि कुछ रचना करते हैं, उसके बाद जो भी फाइंड करना होता है वो फाइंड कर लेते हैं। और बाकी के जो 2 मेथड्स हैं उनके लिए हमें कोई भी रचना नहीं करनी पड़ेगी और बिना किसी रचना के ही हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट मेथड से तो मैं यहाँ सॉल्व करा दे रहा हूँ और बाकी के जो 2 मेथड्स हैं उनका हल चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कम्युनिटी में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ अगर उन मेथड्स को बताने चलूँगा तो मेस्ड हो जाएगा और आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए अब फर्स्ट मेथड से मैं हल करता हूँ। तो रचना कर लेते हैं। अब इस पॉइंट से लेकर एक रेखा खींचूंगा जो एल और एम के समांतर हो। तो एकदम सीधी रेखा खींचते हैं और फिर इसका नाम भी दे लेते हैं ई एफ, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम ओ। ठीक है, अब यदि ई एफ जो है एल के समांतर है और ओ ए जो है वो तिर्यक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा है, तो ये वाला कोण और जो ऊपर की तरफ कोण बन रहा है वो क्या कहलाएगा? एकांतर अंतः कोण बराबर हो जाएंगे। तो ये 65 डिग्री हो रहा है ना। इसी प्रकार ई एफ जो है वो एम के समांतर हो और ओ डी जो है वो तिर्यक रेखा हो, तो नीचे की तरफ बनने वाला कोण और ये वाला कोण, ये भी क्या होगा? एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 40। अब x की जो वैल्यू है वो 65 और 40 को जोड़ने पे मिलेगी। तो 65 और 40 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 105 डिग्री। यही x की वैल्यू हो जाएगी। तो अब चलिए इसे हम हल कर लेते हैं। तो जो रचना किया है उसे लिख लेते हैं। रेखा ई एफ खींचा जो कि एल और एम के समांतर है। अब ई एफ समांतर एल और ओ ए तिर्यक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा, तब कोण एल ओ एल ए ओ, कोण एल स्मॉल में है एल ए ओ इज इक्वल टू कोण एफ ओ ए, कोण एफ ओ ए बराबर कितना हो जाएगा? 65 अंश। ये क्या है? एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण। अब इसी प्रकार ई एफ समांतर एम, ई एफ समांतर एम और ओ डी तिर्यक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा है? तिर्यक रेखा है। तब कोण एफ ओ डी, ये नीचे की तरफ बनने वाला कोण, तो कोण एफ ओ डी बराबर कोण, यहाँ पर हम इस कोण को ले सकते हैं। चलिए इस पॉइंट को भी नाम दे देते हैं जिससे कि कोण का मान नाम रख सके ना। ओ डी ए, ओ डी बी, तो कोण ओ डी बी इज इक्वल टू, ये जो कोण दिया है वो कितना है? 40 अंश। ये भी क्या है? एकांतर अंतः कोण है। एकांतर अंतः कोण।
अब जो x की वैल्यू है इन दोनों को ऐड करने पे ही हमें मिलेगी। तो कोण x बराबर हम लिख सकते हैं कोण जो ये हमने ज्ञात किया है FOA है ना ऊपर वाला, तो कोण FOA प्लस अब ये वाला कोण FOD है, तो कोण FOD इज इक्वल टू FOA जो है वो 65 है प्लस FOD जो है वो 40 हमने ज्ञात किया है, बराबर कितना आ जाएगा 105 अंश। तो x बराबर 105 डिग्री ज्ञात हो गया। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, दी गई चित्र में यदि AB समांतर CD है तब x के किस मान के लिए EF समांतर CD होगी। तो यहाँ पर AB समांतर CD दिया हुआ है और BC जो है वो तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण पूरा ये एकांतर अंतःकोण हो जाएंगे और इसी की सहायता से हम यदि EF समांतर CD हो और EC जो हो वो तिर्यक रेखा हो तो तिर्यक रेखा के एक ओर बनने वाले अंतःकोणों का योग हमें पता है 180 अंश होता है या इसे सह अंतःकोण भी कहा जाता है। तो यहाँ इसी की सहायता से हम x की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे, यही बताना है x के किस मान के लिए EF समांतर CD होगी। तो चलिए इसे हल करके हम x की वैल्यू प्राप्त करते हैं। तो जो दिया है वो नोट कर लेते हैं। दिया है AB समांतर CD तथा BC एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। तब कोण ABC बराबर कोण ABC जो कि 65 डिग्री है बराबर किसके हो जाएगा कोण BCD के। तो कोण BCD ये दोनों क्या है एकांतर अंतःकोण है, एकांतर अंतःकोण। अब फिर BCD को हम यहाँ पर दो भागों में बटा है BCE और ECD, तो लिख सकते हैं कोण ABC बराबर कोण BCE प्लस कोण EC कोण ECD। अब ये किसके बराबर है 65 डिग्री के, तो 65 अंश। और फिर यहाँ BCE बराबर दिया हुआ है 25, तो ECD का मान यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो 25 प्लस कोण ECD बराबर 65, तो कोण ECD बराबर मिल जाएगा 65 माइनस 25, तो कोण ECD बराबर 40 अंश। तो ये मान हमें 40 अंश प्राप्त हो गया। तो अब इन दोनों का जब योग करेंगे तो 180 अंश मिलना चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी जिसके लिए EF और CD समांतर होगी। ठीक है, तो अब यही हम नोट करेंगे EF समांतर CD के लिए कोण FEC तथा कोण ECD का योग 180 अंश के बराबर होना चाहिए। अंश के बराबर होना चाहिए। अब चित्र में देख लेते हैं FEC अर्थात x कोण जो है और ECD अर्थात ये जो नीचे वाला कोण है, इन दोनों का योग जो है वो 180 अंश के बराबर होना चाहिए, तभी तो EF समांतर CD हो पाएगा। क्योंकि हम जानते हैं यदि दो रेखाएं समांतर हों और एक रेखा उन्हें प्रतिच्छेद कर रही है तिर्यक रेखा, तो एक और बनने वाले अंतःकोण जो कि सह अंतःकोण होते हैं उनका योग 180 अंश होता है, तभी EF समांतर CD कहा जाता है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, चलिए इसे नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। x प्लस कोण ECD FEC जो है वो किसके FEC x के बराबर है और ECD तो ECD है इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सह अंतःकोण हम कह सकते हैं या फिर तिर्यक रेखा के एक और बनने वाले अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, ये भी लिख सकते हैं। तो x प्लस ECD अभी हमने ज्ञात किया है 40 डिग्री है इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा हमें 180 माइनस 40
+40 इधर आके -40 हो गया, तो x इज इक्वल टू 140 डिग्री। अतः x बराबर 140 अंश के लिए EF CD के समांतर होगी। तो ये प्रश्न भी हल हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो 14वां प्रश्न है, दी गई चित्र में यदि ए बी समांतर सी डी है तब x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और ए बी जो है वो सी डी के समांतर में, तो इसके लिए हमें रचना करनी पड़ेगी। अब यहाँ जो एक्स्ट्रा दिया है त्रिभुज ना, तो इसकी सहायता से भी हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो हम रचना करते हुए से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आसानी से। तो हल करते हुए समझाता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले रचना कर लेते हैं। ई से लेकर एक हम रेखा खींच लेते हैं जो कि सी डी और ए बी के भी समांतर हो। ठीक, अब इसका नाम दे देता हूँ ई एफ। अब चलिए हल करते हैं इसे। अब जो रचना की है उसे भी लिख लेते हैं। बिंदु ई से एक रेखा ई एफ खींचा जो कि ए बी और सी डी के समांतर। अब ये जो रेखा है वो सी डी और ए बी दोनों के समांतर में। तो पहले हम डी सी समांतर ई एफ लेते हैं, उसके बाद फिर सी को तिर्यक रेखा लेंगे। तो एक्स और यहाँ पर बनने वाला जो कोण है वो सहअंतः कोण या तिर्यक रेखा के एक ओर बनने वाले अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसी की सहायता से हम यहाँ सी ई एफ का मान ज्ञात करेंगे पहले। तो अब ई एफ समांतर सी डी और सी ई तिर्यक रेखा है या फिर प्रतिच्छेदी रेखा है, तब कोण डी सी ई अर्थात ये जो x कोण है प्लस कोण सी ई एफ, यहाँ पर बनने वाला कोण बराबर कितना होगा 180 अंश। हम इसे सह अंतः कोण लिख सकते हैं, सह अंतः कोण। और फिर डी सी बराबर x दिया है, तो x प्लस कोण सी ई एफ बराबर 180 अंश। तो कोण सी ई एफ बराबर कितना मिल जाएगा हमें 180 माइनस एक्स, ये प्राप्त हो गया। अब पुनः हम लेंगे ए बी समांतर ई एफ, पुनः ई एफ समांतर ए बी और ए ई तिर्यक रेखा है। अब हमने ए बी समांतर ई एफ लिया है और ए ई जो है वो तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण और ये पूरा बनने वाला कोण क्या होगा, ये भी सहअंतः कोण कहलाएगा। इसकी भी वैल्यू कितनी होगी 180 अंश। अब चूंकि यहाँ पर जो ए ई एफ जो कोण है वो दो भागों में बटा है, ए ई सी और सी ई एफ, तो इसी की सहायता से हम ये वाली वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो कोण बी ए ई प्लस कोण ए ई एफ बराबर 180 अंश, ये भी क्या है सहअंतः कोण है, सहअंतः कोण। अब ए ई एफ जो है वो दो भागों में बटा है, ए ई सी और सी ई एफ, तो इसे वैसे ही लिखेंगे हम। और बी बराबर 105 अंश दिया हुआ है, बी ए ई बराबर ना 105 दिया हुआ है, तो इसे भी नोट कर लेंगे। तो 105 प्लस कोण ए ई सी प्लस कोण सी ई एफ बराबर 180 अंश।
अब ए सी बराबर भी 25 डिग्री दिया हुआ है और सी एफ बराबर हमने ज्ञात किया है 180 माइनस एक्स, तो ये रख देंगे हम। तो 105 प्लस 25 प्लस 180 माइनस एक्स बराबर 180। फिर 105 प्लस 25 प्लस 180 माइनस एक्स बराबर 180। इधर भी प्लस में 180 है, इधर भी 180 प्लस में ही है, तो कैंसिल कर देते हैं, या तो पक्षांतर करके भी हम कैंसिल कर सकते थे। माइनस एक्स को इधर लाते हैं तो प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर ये दोनों जोड़ के कितने आ जाएंगे, 105 और 25 130। तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो x का मान 130 अंश। तो ये प्रश्न भी हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। पंद्रहवां प्रश्न है, एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, तब सिद्ध कीजिए कि संगत कोणों के किसी युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर होते हैं। तो यहाँ पर यदि दो रेखाएं समांतर हो और एक तिर्यक रेखा उन्हें प्रतिच्छेद करती हो तो चार संगत कोण बनाते हैं, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ, इसी प्रकार एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ, इसी प्रकार एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ, और यहाँ भी एक अंदर और एक बाहर। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। तो टोटल चार हुए। अब जैसा कि ये फिगर ड्रॉ है वैसा ही ज़रूरी नहीं है। अब आप इसे यहाँ पर इसका समद्विभाजक लेकर और यहाँ पर इसका समद्विभाजक लेकर भी इसे प्रूव कर सकते हैं। इसी प्रकार एक अंदर और एक बाहर, फिर एक अंदर और एक बाहर लेकर भी इसे फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ऐसा ही हो। अब यहाँ ए पी जी मैंने लिया है और सी क्यू पी जो बुक में दिया हुआ है ना, तो इनका समद्विभाजक जो है, कोणों का समद्विभाजक, वो एफ क्यू और ई पी है। तो हमें सिद्ध करना है कि ई पी और एफ क्यू जो है वो समांतर है। तो इसे किस प्रकार से सिद्ध करेंगे हम, ये पूरा कोण बराबर ये पूरा कोण, फिर अगर ये समद्विभाजक है तो हम दोनों को दो से भाग दे देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ये कोण बराबर ये कोण, ये भी क्या कहलाएगा, संगत कोण ना। ये कोण बराबर ये कोण भी क्या कहलाएगा, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ, तो ये भी संगत कोण। तो इसलिए हम इसे लास्ट में क्या प्रूव कर लेंगे कि ई पी जो है वो एफ क्यू के समांतर है। तो चलिए हल करते हुए इसे समझते हैं अच्छे से। तो जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है उसे लिख लेते हैं। क्या माना ए बी तथा सी डी समांतर रेखाएं हैं। जिसे तिर्यक रेखा टी क्रमशः पी तथा पी और क्यू बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। क्यू बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। साथ ही ई पी तथा एफ क्यू क्रमशः कोण ए पी जी और कोण सी क्यू पी के समविभाजक है, अर्थात बराबर भागों में बांट दे रहे हैं, समविभाजक है। अब सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध करना है ई पी समांतर एफ क्यू। अब इसकी उपपत्ति करते हैं, किस प्रकार से इसे हम सिद्ध करेंगे। उपपत्ति तो जो दिया है उसे नोट कर लेते हैं। दिया है ए बी समांतर सी डी, तो ए बी समांतर सी डी है और टी जो है वो तिर्यक रेखा है, टी तिर्यक रेखा है। तब
कोण ए पी जी बराबर कोण सी क्यू पी, ये दोनों क्या है, संगत कोण है अगर पूरा कोण लो तो कोण ए सॉरी कोण ए पी जी बराबर कोण सी क्यू पी, ये दोनों संगत कोण है। अब दोनों पक्षों में हम 2 से भाग दे देते हैं, तो इससे क्या होगा कि ये आधे आधे पे बढ़ जाएगा, तो हम ऊपर वाला कोण लेकर यानी संगत कोण प्रूव कर लेंगे, है ना। और इसी की सहायता से एपी समांतर एफ क्यू प्रूव कर लेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर। अच्छा, यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि हम ऊपर वाला कोण लें चाहे नीचे वाला कोण लें, अगर ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर आ जाता है तो ये भी क्या कहलाएगा, संगत कोण ही। ये अंदर का कोण हो जाएगा ना, और ये बाहर, तो ये भी संगत कोण ही, चाहे नीचे का लेके हम प्रूव करें चाहे नीचे का कोण लेके प्रूव करें, ईपी समांतर एफ क्यू प्रूव हो जाएगा। ठीक है, देने पर तो दोनों पक्षों में अगर भाग देंगे 2 से तो हाफ कोण लिख सकता हूँ ए पी जी बराबर हाफ कोण सी क्यू पी। अब अगर हाफ कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, इधर कोण ई पी जी लिख सकते हैं आधे पे, क्योंकि जो ई पी है वो आधे आधे पे काट रहा है, तो ई पी जी इधर लिख सकता हूँ और एफ क्यू पी दूसरे साइड लिख सकता हूँ, तो कोण एफ क्यू पी के बराबर हो जाएगा। अब ये भी क्या है, संगत कोण है। दिए गए कोण संगत कोण है। अब जैसा कि हमने ऊपर ही देखा था कि संगत कोण दोनों थे, है ना, ये दोनों क्या थे जो हमने निकाला था वो संगत कोण थे। अब इनका हाफ भी निकाल रहे हैं तो ये भी संगत ही कोण होंगे, अतः हम लिख सकते हैं इसीलिए ई पी समांतर एफ क्यू। अब ये जो हमने किया है ये रिवर्स में किया है, अर्थात पहले हमने संगत कोण को प्रूव किया, उसके बाद फिर हम प्रूव कर रहे हैं कि ई पी समांतर एफ क्यू है, तो ये विलोमतः कर रहे हैं। यदि ई पी समांतर एफ क्यू दिया होता फिर संगत कोण प्रूव करते तो सीधा तरीका होता ना, तो इसका रीजन हम लिखेंगे संगत कोण अभिगृहीत के विलोम से। अब ये प्रूव हो गया तो ऐसे लिख देंगे इति सिद्धम। तो आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो भी हल हो गया है, तो 6.2 जो प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो गई। अब जो नेक्स्ट हम चैप्टर शुरू करेंगे वो ट्रायंगल है, त्रिभुज। तो फिर मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।